हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कॉलोनियलिज्म की। तो देखिए, जब कोई देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना ले और वहाँ के लोगों को तंग करे तो इसे हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। मींस दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बना लेना और वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेना, तो इसे हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म प्रोसेस, या किसी दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बना लेना। तो देखिए, अगर सिंपल टर्म्स में बोलो तो कॉलोनियलिज्म का मतलब है द डोमिनेशन ऑफ पीपल्स लाइफ एंड कल्चर। यस, एंड द मेन गोल ऑफ कॉलोनियलिज्म इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। वैसे मेन मकसद तो इनका यही होता था कि जितना हो सके हम दूसरे देश को अपना गुलाम बना के वहाँ के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको अपना बना लें। तो कॉलोनियलिज्म का रिजल्ट क्या हुआ कि जितने भी लोकल लोग थे उनके ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी एंड सोशली भी। तो हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूं तो दो तरह के कॉलोनाइजेशन प्रोसेस होते हैं। एक होता है सेटल कॉलोनियलिज्म। तो सेटल कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि बाहर से जो लोग आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स बाहर से लोग आते हैं और उस दूसरे देश को जिसको उन्होंने कॉलोनी बनाना होता है वहाँ पे सेटल हो गए। वहाँ की सारी डेमोग्राफी ही चेंज कर देंगे, मतलब उनका धर्म भी चेंज कर देंगे, उनका कल्चर भी चेंज कर देंगे। तो इसे बोलते हैं सेटलर कॉलोनियलिज्म, ताकि न्यू प्लेस में हम सेटल हो जाएं और वहाँ के लोगों को डोमिनेट करें जो वहाँ के लोकल ट्राइब या लोकल इंडिजिनस पॉपुलेशन है। तो दूसरा होता है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म। अब एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि लोग तो कम आएंगे दूसरे देश से, लेकिन उनका प्राइमरी फोकस होता है द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज उस देश की। जैसे किसी के पास स्पाइस ज़्यादा है, किसी के पास गोल्ड ज़्यादा है, किसी के पास सिल्वर ज़्यादा है, तो उन सब चीज़ों को एक्सप्लॉयट करने का ही मकसद होता था कॉलोनियल पावर का। मतलब वहाँ के लोगों को चेंज करना उनका मतलब नहीं था, उनका मतलब था कि बस हम वहाँ के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉयट कर पाएँ। तो देखिए, कॉलोनियलिज्म डिनोट्स ए सेट ऑफ अनइक्वल रिलेशनशिप। अब देखिए, जिस देश को किसी दूसरी कंट्री ने अपनी कॉलोनी बनाया है तो अनइक्वल रिलेशनशिप तो होंगे ही होंगे। तो उसी तरह से उनके लोगों के बीच में भी अनइक्वल रिलेशनशिप होंगे। तो कॉलोनियलिस्ट ने और इंडिजिनस पॉपुलेशन, इन दोनों के बीच में अंतर आ गया। अब कॉलोनियल तो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और जिन लोगों को इन्होंने कॉलोनी बनाया था उनको वो इन्फीरियर मानते थे। तो अनइक्वल रिलेशनशिप तो डेवलप हो ही गया दोनों के बीच में। अब देखिए, इसका कारण क्या क्या हुआ कॉलोनियलिज्म का। तो सबसे पहले तो कॉलोनियलिज्म आया तो डिस्कवरी हुई न्यू लैंड्स की। अमेरिका का एग्जांपल हम ले सकते हैं, कई सारे ट्रेड रूट्स के बारे में पता चला। अगर इकोनॉमिक कंसीडरेशन की बात करें तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगीज़, इन सभी का प्राइमरी फोकस था इकोनॉमिक बेनिफिट उठाना दूसरे देश से और अपनी मदरलैंड को ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बनाना और स्ट्रॉन्ग बनाना और डेवलप बनाना। अगर मर्केंटिलिज्म पॉलिसी की बात करें तो सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा करना और दूसरी कंट्री से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कम करना। तो अगर हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि दूसरे देश की डिपेंडेंसी बन जाएगी। तो उससे क्या होगा कि हम उसे धीरे धीरे अपनी कॉलोनी बना लेंगे। तो ये था मर्केंटलिज्म पॉलिसी का एक पार्ट। और आगे हम बात करें तो यूरोपियन राइवलरी। अब देखिए, सबसे पहले एक्सप्लोरेशन एंड द कोलोनाइजेशन प्रोसेस किसने शुरू किया था? स्पेन और पोर्टुगीज़ ने शुरू किया था। लेकिन क्या हुआ, फ्रांस और इंग्लैंड को लगने लगा कि हम भी इस रेस में आते हैं और हम भी दूसरी कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करते हैं। और उनका एक मकसद था टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी। यस, टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी इन द न्यू वर्ल्ड बाय कन्वर्टिंग द इंडिजिनस। लोकल लोगों को चेंज करके लोकल लोगों के धर्म को क्रिश्चियनिटी में बदल दिया जाए, ये भी एक मकसद था कॉलोनियलिज्म का। तो देखिए, अगर बात करूं तो फ्रांस, इंग्लैंड, डच, स्पेन, ये जितनी भी कॉलोनियल पावर्स थी, इंग्लैंड को छोड़ के सभी की सभी हार चुकी थी इंग्लैंड से, क्योंकि इनके युद्ध भी हुए थे। अगर बात करें तो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच भी लड़ाई हुई थी। तो एट लास्ट जो पावर बची थी लगभग सभी कंट्रीज़ में, तो वो थी इंग्लिश की पावर, इंग्लैंड की पावर थी जिन्होंने डोमिनेट किया था। तो देखिए, आगे बात करें यूरोपियन कॉलोनीज इन इंडिया। अब देखो, वास्को डी गामा जब भारत आए 1498 में, तो वहीं से शुरुआत हो गई थी इंडो यूरोपियन कॉमर्स की। तो पोर्टुगीज़ ने अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया गोवा में, दमन में, दीव में, बॉम्बे में। उसके बाद डच आए, इंग्लिश आए, फिर फ्रेंच आए। अब इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि हमारे जो सुल्तान थे, राजा महाराजा थे, उनके बीच में ही इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ थी और ऊपर से टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी थी यूरोपियंस की, क्योंकि यूरोप में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। अब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, स्टीम इंजन बन चुका था, तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी यूरोप की। अब वो चीज़, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में तो आया नहीं, तो जिसकी वजह से उनको बेनिफिट मिला और यूरोप को आसानी हो गई भारत को या भारत के जितने भी प्रोविंसेस थे उनको अपना गुलाम बनाने की। तो धीरे धीरे यूरोपियन ट्रेडर्स ने अपना ग्रेजुअली गेन करना शुरू कर दिया पॉलिटिकली भी, और अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन एंड में क्या हुआ कि ब्रिटिश के पास ही सारी की सारी जो प्रोविंसेस थी, सारी की सारी जो टेरिटरी थी, वो ब्रिटिश के पास ही बची थी, क्योंकि बीच में भी इनकी लड़ाइयाँ हुई थी, फ्रेंच और ब्रिटिश की लड़ाई हुई थी, तो जिसमें फ्रेंच हार गया था एंड में।
तो कुछ कॉलोनी को छोड़ के, जैसे फ्रेंच के पास फिर पौंडीचेरी बची, डच के पास ट्रेवनकोर बची, पोर्टुगीज़ के पास गोवा दमन दियो बची, लेकिन बाकी ऑल पूरे भारत में लगभग ब्रिटिश का ही शासन रहा था। अब बात करता हूँ कोलंबियन एक्सचेंज की। तो देखिए कोलंबियन एक्सचेंज का अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, कल्चर, ह्यूमन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज दैट अक्कड बिटवीन द न्यू वर्ल्ड अमेरिका एंड ओल्ड वर्ल्ड यूरेशिया इन द 15th-16th सेंचुरी। आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि ये आपका नॉर्थ अमेरिका है और ये रहा आपका यूरोप। तो दोनों के बीच में ये कोलंबियन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के बीच में जो रिलेशनशिप, जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स, एनिमल्स, कल्चर, ह्यूमन पॉपुलेशन का, तो उसे हम बोलते हैं कोलंबियन एक्सचेंज। अब स्लेव ट्रेड, अब देखो, अब दूसरी कंट्री को गुलाम तो बना लिया था और दूसरे कंट्री के जो लोग थे उनको भी अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो नेटिव पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। तो जिसकी वजह से स्लेव्स का जो इंपोर्ट था वो बढ़ने लगा था अफ्रीका से। तो ये काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ था ब्रिटिशर्स के लिए और बाकी कॉलोनियल पावर्स के लिए। तो स्लेव ट्रेड भी बढ़ा था कॉलोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से। बूस्ट टू मर्केंटिलिज्म, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, कि अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाओ और इंपोर्ट कम करो, और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ा के दूसरे देश को अपना गुलाम बनाओ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।